हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। आई होप आप सब ने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो यानी कि वॉल्यूम 1 ज़रूर देखी होगी। तो आज ये वॉल्यूम सेकंड मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें कि आज हम बहुत से नए टर्म्स को पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ है, बट उसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से ताकि वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिकॉज हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका स्पेशल फीचर ये होता है कि उसके अंदर रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ठीक है, तो ये उसका स्पेशल फीचर होता है। तो अगर आप इस अरेंजमेंट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें थ्री डायमेंशन यानी कि स्पेस में, थ्री डायमेंशनली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें, तो आप उस रिप्रेजेंटेशन को रेगुलर थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ओके, रेगुलर थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी कि जो थ्री डी अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जब आप डायग्रामेटिकली शो करते हैं, ओके, जब आप डायग्रामेटिकली शो करते हैं जिसके अंदर हर पार्टिकल को आप लैटिस पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना के रखा हुआ है क्यूब, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है आपको डिस्क्राइब करने की। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको हमने कंसीडर किया है लैटिस पॉइंट, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि इन रियल ये तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते होंगे और ये जुड़ते चले जाते होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, आयन हैं, एटम हैं, तो ये जुड़ते चले जाते होंगे। बट हमको डायग्रामेटिकली थ्री डायमेंशन पैटर्न पे इसको दिखाना होता है, इसलिए हम इन स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि कितने तरह के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं। तो सिर्फ 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशन लैटिस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रावे लैटिस। ब्रावे लैटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रावे जो थे मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इन लैटिस के बारे में बताया था सबसे पहले। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल क्या है? देखिए, यूनिट सेल इस क्रिस्टलाइन लैटिस से ही आया है। यूनिट सेल जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है, जो बार बार अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट होकर हमको एक एंटायर क्रिस्टल लैटिस देती है। अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक छोटी सी यूनिट सेल है। ओके, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह की ढेर सारी यूनिट सेल आपस में हर डायरेक्शन में एक दूसरे से ज्वाइंट होती चली जाती है और हमको क्या देती है? क्रिस्टल लैटिस। तो हमको पता चलता है कि जो यूनिट सेल है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ लैटिस, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट होने के बाद एक एंटायर लैटिस बनाती है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि यूनिट सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं कि यूनिट सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो बेसिकली जो यूनिट सेल होता है उसके 6 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि उसकी पहचान होते हैं: ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा और गामा। ये जो ए, बी और सी है, ये जो इसके 3 एजेस हैं, ये अभी मैंने आपको शो किया, ए, बी और सी, ये इसके यानी कि जो इसकी लेंथ है, इसको हम शो करते हैं ए, बी और सी से, यानी कि डायमेंशंस अलोंग थ्री एजेस को हम शो करते हैं ए, बी, सी से। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। अब हमने इसके एंगल को बताने के लिए अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का यूज़ किया। तो ये जो बेसिकली 6 चीज़ें हैं, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी पहचान है। अब अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का एंगल बताता है, बीटा बताता है ए और सी के बीच का, और गामा बताता है ए और बी के बीच का। ठीक है, तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, अल्फा, बीटा और गामा ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा बराबर हो। कभी अल्फा बीटा बराबर होगा तो गामा चेंज हो जाएगा, कभी गामा बीटा बराबर होगा तो अल्फा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि ये
तीनों एक दूसरे के बराबर हो। ओके, और नहीं ये ज़रूरी है कि ए बी सी ये भी इक्वल हो। ओके, तो ये जो 6 पैरामीटर हैं इनका आपस में इक्वल होना रिक्वायर्ड नहीं होता। ये कभी दो इक्वल होगा तो एक अनइक्वल होगा इन दोनों के। तो इसी तरह से करके इसमें ऑल्टरनेट आपको मिलेंगे और ये अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स बनाएंगे। ओके, इसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि यूनिट सेल क्या है। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट सेल कितने तरह की होती है, इसका डिवीजन कितने तरह का होता है। तो ये बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है वो क्या होती है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर यूनिट सेल के, तो हम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसा कि आपने यहाँ पर एक देखा हुआ है डायग्राम जिसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने की वजह से कौन यूनिट सेल फॉर्म कर रहे हैं, किस तरह के यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल को। और दूसरा हमारा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है कि जब किसी यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पर तो हो लेकिन कॉर्नर के अलावा एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस यूनिट सेल में और हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तीन तरह की होती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये तीनों बेसिकली किस तरह की होती है और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो बच्चों अब हम सेंटर्ड यूनिट सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ इसकी बीचों बीच में इसकी बॉडी में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी के सेंटर में। देखिए यहाँ पर ये आप एक यूनिट सेल देख रहे हैं। इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो मौजूद हैं पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बीचों बीच में भी है, तो इस तरह की यूनिट सेल को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। हमारी जो दूसरी है वो फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड का मतलब है कि फेसेस पर। अब आप सोच रहे हो फेस क्या है, देखिए जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की कितनी सरफेस हो सकती है, इमेजिन करिए। ऊपर की पहली सरफेस एक, इसके नीचे एक सरफेस होगी दो साइड की 4 और एक सामने की और एक पीछे की 6, यानी कि 6 फेसेस हो सकती हैं। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ इसकी फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक पीछे की तरफ 6। तो जितनी फेसेस हैं उतने पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और हमारा तीसरा है एंड सेंटर्ड, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो दो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर भी होते हैं। कॉर्नर पर तो होते हैं लेकिन दो ऑपोजिट फेसेस पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप इसमें देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर मौजूद हैं लेकिन इसकी एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि अपर फेस एंड लोअर फेस इस पे भी मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इधर ही ऊपर नीचे ही हों। अब ये जो उसकी कोई भी दो अपोजिट फेसेस हो सकती हैं, आमने सामने की हो सकती है, ऊपर नीचे की हो सकती है और साइड वाइज भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़े, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के लिए 6 बेसिक पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिक पैरामीटर्स किसके किसके लिए होते हैं, उसके एक्सियल डिस्टेंसेस के लिए और एक्सियल एंगल्स के लिए, जो कि ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो इसके बेसिस पे अब हम पढ़ेंगे 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल और उनके बीच में पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो 7 तरह के प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ये बेसिकली
बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद करना होगा। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होगी और वो मैं बताऊंगी आपको। तो इस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो मैं अपने चैनल पे दूंगी, तो फिर आपको उससे याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका क्या क्या नाम होता है। तो पहला हमारा है क्यूबिक, दूसरा है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, फिफ्थ है रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ओके। और छठा है हमारा मोनोक्लिनिक, और सेवन्थ है हमारा ट्राइक्लिनिक, ओके। सो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो इसका पहला वर्ड है सी, फिर दूसरे का मैंने टी लिया, OHRMT, CTOHRMT, CTOHRMT। इस तरह से करके आप अपने हिसाब से कोई राइम बना लीजिए, बट मेरे हिसाब से तो मैंने इसको CTOHRMT वर्ड्स में करके याद किया है। अब इसके ऊपर जो इसको याद करने का तरीका है और जो ट्रिक है वो एक स्पेशल वीडियो में होगी, तो आप वहाँ देख लेंगे तो फिर आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये इसकी डिटेल देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम भी दिखाया है कि क्यूबिक में क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा पॉसिबल वेरिएशन है, इसके अंदर तीन तरह के बेसिकली, पहला प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, और चौथा फेस सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव तो आपने भी पढ़ा हुआ है कि कैसा होता है, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। दूसरा इसमें कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर्स के अलावा क्रिस्टल सिस्टम में बीचों बीच में, उस यूनिट सेल के बीचों बीच में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। और फेस सेंटर्ड यानी कि कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होने से ये फेस सेंटर्ड शो करेगा, ओके। फेसेस पे होने से फेस सेंटर्ड, बॉडी में होने से बॉडी सेंटर्ड, एंड प्रिमिटिव सिर्फ कॉर्नर, ओके। तो इसमें क्या है, एक्सियल डिस्टेंसेस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इसमें तीनों बराबर होते हैं। और इसमें जो अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसका एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल, आपकी बुक में कई एग्जाम्पल्स होंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaCl, ओके। अब हमारा दूसरा है टेट्रागोनल, ओके। टेट्रागोनल, इसमें पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड मैंने अभी आपको बताया, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव जिसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, और बॉडी सेंटर्ड जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ यूनिट सेल के बीचों बीच में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो। इसमें क्या है कि A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C, ओके। यहाँ पर ये थोड़ा सा ठीक है, तो A जो है B वो तो बराबर है बट C बराबर नहीं है, और लेकिन यहाँ पर एंगल्स अभी भी बराबर है, ओके। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम सल्फेट। फिर हमारा जो तीसरा है वो है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें पॉसिबल वेरिएशन 4 तरह के हैं। इसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, इसकी डिटेल मैं आपको दे चुकी हूँ। और इसमें क्या होता है, इसमें तीनों ही बराबर नहीं होते, A, B एंड C तीनों बराबर नहीं होते, और इसमें लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट। और हमारा चौथा है हेक्सागोनल, ओके। हेक्सागोनल का पॉसिबल वेरिएशन क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव, और इसमें जो है जैसे कि यहाँ पर अभी हुआ था उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C। इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होता है, बट जो गामा होता है वो 120 होता है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। और हमारा पांचवा है रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसमें भी पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव के बारे में मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव के बारे में मैंने आपको बताया।
अब यहाँ पे प्रिमिटिव के बारे में बार बार वो टर्म आ रहा है, तो आपको क्लियर है, पहले ही मैंने उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो उसी से आप फिर से समझ लीजिएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर ये है कि जो हमारा प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ओके। बट अल्फा और बीटा तो बराबर है, बट गामा जो है हमारा वो 90 डिग्री नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, HGS मर्क्यूरी सल्फाइड। हमारा जो 6 वाला है वो मोनोक्लिनिक है, ओके। मोनोक्लिनिक में 2 वेरिएशन है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड, और इसमें तीनों ही बराबर नहीं होते। A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। और इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है, पर जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। और हमारा जो 7th वाला है वो ट्राइक्लिनिक है, इसमें एक ही वेरिएशन है, प्रिमिटिव, और इसमें भी तीनों एक्सियल डिस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं और एंगल भी नहीं बराबर होता 90 डिग्री के, ओके। और इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अभी तक हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जो एक्सियल डिस्टेंस है, जो हमारे एक्सियल एंगल्स है, वो सब बराबर हों। तो इनके वेरिएशन की वजह से ये वेरिएंट देते हैं तरह तरह के, और इस तरीके से टोटल मिला के 14 पॉसिबल ब्रेवे लैटिसेस होते हैं। ब्रेवे कौन थे, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, एक मैथमेटिशियन जिन्होंने इन लैटिसेस के बारे में सबसे पहले बताया।